हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 2 फरवरी 2023 और 2 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस है जो 2022 की थीम रखी गई थी, लोग और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की कार्रवाई है। और इस दिन का उद्देश्य है कि लोग और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के द्वारा निभाएगी जो महत्वपूर्ण भूमिका उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय सेना ने उत्तर बंगाल में कौन सा सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया गया था? तो आंसर दोस्तों त्रिशा करीब प्रहार है वो। तो 21 जनवरी से लेके ये 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है त्रिशात्री प्रहार ये आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है एक नेटवर्क या एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की जो युद्ध तैयारी है उसका अभ्यास करना था, जिसमें शामिल थे सेना की जो जो भारतीय वायुसेना, सीएपीएफ के सभी हथियारों और सेवाएं। और इस अभ्यास का समापन है ये 31 जनवरी 2023 को तीस्ता फील्ड फायरिंग जो रेंज है उसमें अग्नि शक्ति अभ्यास के साथ वो हुआ था। अब हाल ही में जो अभ्यास किए गए थे या जो जिन देशों के बीच में अभ्यास होते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं कि कौन सा अभ्यास किस देश के बीच में होता है, तो उनके ऊपर देख लेते हैं नजर एक बार। कि टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 2022 है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है, ये भारत और नेपाल के बीच में। गरुड़, वरुण और शक्ति अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण युद्ध अभ्यास है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, जिमेक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन, ये 4 अभ्यास हैं वो भारत और जापान के बीच में किए जाते हैं। खंजर युद्ध अभ्यास है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अब समुद्र शक्ति अभ्यास है, ये समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और मिलन जो 2022 है, ये 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में अभ्यास वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत के राष्ट्रपति ने आरपीएफ और आरपीएसएफ है उस कर्मियों को किस पुरस्कारों से सम्मानित वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से इनको सम्मानित वो किया है। जो भारतीय माननीय जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी, इन्होंने दिल्ली में जो आरपीएफ और आरपीएसएफ है उनके कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया। और राष्ट्रपति ने रेलवे पुलिस बल जो आरपीएफ है और रेलवे सुरक्षा विशेष बल है आरपीएसपी, इनके कर्मियों को, जैसे जिनका नाम है जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बुद्ध सैनी को, इनको जो जीवन रक्षा पदक है इनसे सम्मानित किया गया है। और हेड कांस्टेबल है जयपाल सिंह और कांस्टेबल है सुरेंद्र कुमार, तो उत्तरी रेलवे में तैनात है। वहीं जो कांस्टेबल बुद्ध है वो सैन्य रेलवे सुरक्षा विशेष बल है उसकी 7वीं बटालियन में तैनात है, जिनको इन जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में जो हाल ही में जो सम्मानित किए गए हैं के बारे में देख लेते हैं, जो अलग अलग फील्ड में जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। कि भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में ई नेम ने प्लेटिनम अवार्ड जीता है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में पूर्ण विजेताओं की सूची में ट्रिपल आर ने 2 और पुरस्कार जीते हैं। अदार पुन्नावाल डॉक्टर जो पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जालना और नागपुर पुलिस ने जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस शिका का खिताब है वो अपने नाम किया है। और अपॉन एंट्री और द ग्लोबल विंग्स ऑफ जो वाटरकॉक से इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि किस शहर में इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन है वो हुआ है? तो आंसर है दोस्तों ये चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में
G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की जो 2 दिन की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और इस सम्मेलन में 30 देशों से आए 100 प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ में की जो बेहतरीन जगहों पर ठहराया गया और ये 2 दिवस का जो सम्मेलन है इसमें विश्व से जुड़ी जो ग्लोबल संस्थाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पे भी चर्चाओं की गई थी, जिनमें विशेष तौर पर गरीब देशों की जो अर्थव्यवस्था और कोरोना काल में जो बिगड़ी अर्थव्यवस्था और प्रतिनिधित्व कर रहे देशों की जो मौजूद समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा या विचार विमर्श वो किया गया था। अब जो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, इसके बारे में नजर डाल लेते हैं। ये जो 2 दिवसीय बैठक में G20 देश में आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग तो प्रतिनिधियों में उन्होंने भाग लिया था और केंद्रीय कृषि और किसान जो कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति कुमार पारस इस बैठक का उद्घाटन वो किया था। और बैठक के दौरान जो विचार विमर्श है वो वित्त मंत्रालय और आरबीआई के द्वारा संयुक्त रूप से फ्रांस और कोरिया के साथ किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और कार्य समूह है उसके डेस्क हैं। और सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस जो शीर्षक से एक G30 साइड इवेंट भी आयोजित हो इसमें किया गया। और इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो देशों के अनुभव को साझा करना और सीबीडी है उसकी व्यापक विवेकपूर्ण नीति जो निहित हार्थ है की गहरी समझ विकसित करना है। और भारत ने जो 1 दिसंबर 2022 को एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता है वो ग्रहण की थी। और G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूनियन बजट 2023 इस व्यय को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए वो किया जाएगा। तो आंसर है दोस्तों पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने हाल ही में जो केंद्र सरकार की जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 इसके लिए जो पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर अब 10 लाख करोड़ रुपए है वो 10 लाख करोड़ रुपए किया है। और इन्होंने अपने बजट में 2023 के जो भाषण में भी साफ साफ कहा है कि जो पीएम आवास योजना के परिव्यय यानी खर्च को भी अब 66% से बढ़ाकर लगभग 78 करोड़ के समथिंग किया गया है। और सरकार ने इस कार्य के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजना है उनकी भी पहचान है वो की है। अब जो भी ये बजट है इस बजट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उनके बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रीय बजट 2023 की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख संख्या है उनके बारे में ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का विकास का अनुमान है वो 7% रखा गया है और उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है और उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का जो प्रस्तावित पूंजीगत व्यय है वो 33% तक रखा गया है। और पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर अब 79.000 जो करोड़ रुपए की योजना करने की घोषणा वो की गई है। और 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए कमजोरी जनजातीय समूह है पीवीटीजी ये खर्च करने की योजना वो इसमें रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि हेल्थ बजट 2023 है वो किस वर्ष तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वो इसमें रखा गया है। तो आंसर है दोस्तों ये 2047 तक। तो बजट 2023-24 से इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेष तो बड़ी आशा वो इसमें रखी गई है। और इसमें जो 2047 तक है देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था इसके अनुसार कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 जो नए नर्सिंग कॉलेज वो इसमें स्थापित है वो किए जाएंगे। अब हेल्थ बजट 2023 है की प्रमुख जो घोषणा की गई है उसके बारे में देख लेते हैं कि पीएम जो सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों को बीमा योजना का लाभ है वो मिला है। और सरकारी योजनाओं का लाभ है वो आम जन तक पहुंचा है और साथ ही मोटे अनाजों को भी बढ़ावा देगी सरकार। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2014 देश में 157 नए कोर्स नर्सिंग कॉलेज वो बनाए गए हैं। और आने वाले सालों में मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। और आईसीएमआर के लैब और बढ़ाए जाएंगे ताकि आम लोगों तक इसकी सुविधा वो पहुंच सके। तो एनीमिया रोग है ये विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है। और यदि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन 12 युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं
जैसे मांस, अंडे, दूध का सेवन करते हैं तो ये रोग होने की संभावना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 21 देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस वो जारी किया है। तो आंसर दोस्तों भारत देश ने, जो भारत ने 1960 की जो जल संधि है, सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन के पर इस्लामाबाद की अन्य नेता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया और सिंधु जल के लिए जो संबंधित आयुक्त है उनके माध्यम से नोटिस भेजा गया है। तो भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निधि आपके निकट है वो किस संस्था का एक आउटरीच कार्यक्रम है। तो आंसर दोस्तों ईपीएफओ के द्वारा। जो ईपीएफओ है जिसकी फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इन्होंने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों के बड़े पैमानों पर आउटरीच प्रोग्राम को शुरू किया और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर महीने जो 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच में संबंधों को मजबूत करना है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि निधि आपके निकट एक विशेष पहल है जिसके अंतर्गत ईपीएफओ के हितधारक शिकायत निवारण के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में आते हैं और निधि आपके निकट 2.0 के तहत ईपीएफओ में अपने जो प्रत्येक हितधारक तक पहुंचेगा और इससे देश के सभी जिलों में संगठन की पहुंच और कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है हर महीने किसी विशेष दिन पर देश के सभी जिलों तक पहुंचना है। और निधि आपके निकट 2.0 जनवरी 2023 से शुरू होकर हर महीने 27 तारीख को संचालित की जाएगी और यदि किसी माह 27 तारीख को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणाओं की है। तो आंसर दोस्तों 15 साल पुराने। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 1 अप्रैल से ये घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा और इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकार ने परिवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन के द्वारा रिप्लेस भी वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए जो अधिसूचित वो किया है। तो आंसर है दोस्तों इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इन्होंने शिकायत अपीलीय समिति है जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जीएसी ग्रीवेंस एपिलेटेड कमेटी है के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 9 अधिकारियों को अधिसूचित किया है। और केंद्र ने जो हाल में जो संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी है नियम 2021 जो आईटी नियम 2021 है के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समिति की स्थापना की और 3-3 सदस्यों वाली 3 समिति की गठन है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ इस फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है। तो आंसर दोस्तों मुंबई के द्वारा ये मेजबानी वो की गई है। जो शंघाई सहयोग संगठन है जो फिल्म महोत्सव मुंबई में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ है और केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा मामलों के मंत्री हैं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, इन्होंने एससीओ है इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन वो किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमृत उद्यान वो इसका नाम रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है इसका नाम अब अमृत उद्यान किया गया है और वैसे नाम बदलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पद किया था और राष्ट्रपति भवन में इस अमृत उद्यान को 1928 से लेकर 29 में बनाया गया था और ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।